इस वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं? क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएं? किस तरीके से हम ड्यूरिंग कॉलेज प्रिपरेशन करें? क्या टाइम टेबल हो? आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे आखिर मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज? कि अगर हम बीए की डिग्री की बात करें तो इसके बेनिफिट आखिर क्या है? जब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग कॉलेज में आते हैं और भी जाने कितनी सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं। बट सही तरीका तो ये होगा ना कि आप एक एक करके सबको पिक करें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर वो कॉलेज लाइफ में है तो क्या कॉलेज के दौरान वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या कॉलेज लाइफ के साथ साथ यूपीएससी और इस विश्व के सबसे ज्यादा टफेस्ट मतलब थर्ड नंबर पर आता है, इस वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं? आइए मैं आपको आंसर करती हूं, और अगर इसका जवाब हाँ है तो क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएं? किस तरीके से हम ड्यूरिंग कॉलेज प्रिपरेशन करें? क्या टाइम टेबल हो? क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर क्या आपके पास कोई ऐसा कोर्स अवेलेबल है? उन सभी पर भी डिस्कशन करूंगी। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यस, इज इट बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर पाए। ठीक है, एंड स्पेशली अगर आपने बीए की डिग्री कर रहे हैं, आप साथ में बैचलर ऑफ आर्ट, तो आर्ट में होते हैं बच्चों ऐसे ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी में एक कोर सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। तो इनके बेसिक्स को समझने के लिए, इनके स्टैंडर्ड को समझने के लिए आपको काफी हेल्पफुल होती है बीए की डिग्री। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बीए किया है इसका मतलब हमें यूपीएससी में बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें कुछ स्पेशल नहीं आता, हमारा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का नहीं है, मतलब बहुत सी चीजें आपके मन में हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली बच्चों ये आपको हेल्पफुल रहता है। इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कोर सब्जेक्ट जो है उनकी नॉलेज आपको ड्यूरिंग क्लास में ही, ड्यूरिंग कॉलेज में हो जाती है। तो अगर इसका जवाब हाँ है, देन आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे आखिर मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपकी एक जो प्राइम एज है बच्चों, अगर आप कहें कि अभी 21 से लेके आपका 25 का जो टाइम है ये कॉलेज का टाइम है। ठीक है, और अगर आप ये सोचे कि मतलब मैंने एक अप्रोक्स आपको एज बता दी, अगर आप सोचे कि इस एज के बाद आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जो प्राइम एज जहां आप बाकी भी काम कर सकते हैं वो सारी एज आपकी निकल जाती है। तो आपके पास अभी इनफ टाइम होता है और इतना कॉलेज के साथ साथ आपको टाइम मिल जाता है कि आप 3-4 आवर अपने उस इंपॉर्टेंट ड्रीम को दे सके जो आपकी आगे की जो लाइफ है वह सेट कर दे। तो यहाँ पर बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन डेफिनेटली कॉलेज के साथ पॉसिबल हो जाती है। 3-4 घंटे आपको मिल जाते हैं और अगर आप सिंसियर हैं, आप उन 3-4 घंटों में कॉन्टिन्यूसली अगर आप स्टडी करें, देन डेफिनेटली आप यूपीएससी का एक लंबा जो सिलेबस है, जो बड़ा सिलेबस है, आप इसको इजिली कवर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अगर ये सोचते हैं कि हाँ, सबसे पहले तो बीए की डिग्री के बारे में बात कर लूं कि अगर हम बीए की डिग्री की बात करें तो इसके बेनिफिट आखिर क्या है। आप देखते हैं कि बीए की डिग्री में यूपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट हैं, स्पेशली आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को अपने तरीके से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री लिया, हो सकता है, अब आपका क्या है मुझे कमेंट करके बताना, आपने पॉलिटी लिया, ठीक है, पॉल साइंस लिया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आईआर, ठीक है, आपका पॉलिटी, सोशल जस्टिस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पॉल साइंस से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है बच्चे कि ये जो इसका आपका सब्जेक्ट है ये ओवरलैप करता है आपके यूपीएससी के सिलेबस से। यूपीएससी के काफी सारा सिलेबस जो है, काफी सारे टॉपिक्स जो है वो आपके इसके कवर हो जाते हैं। तो बीए की डिग्री का एक ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं इन सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बन जाती है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे कि आप बेसिकली अपने जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं वो अपने क्रिएट कर पाते हैं, वो इन चीजों को डेवलप आप कर पाते हैं। जब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग कॉलेज में आते हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं और कई ऐसे तरीके सामने आते हैं कि वो किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या सिलेबस पर या किसी और रिफॉर्म पर उनके क्या ओपिनियंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ये एक तरीका आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन को साथ साथ में करते हैं तो
तो करंट अफेयर में आपकी एक अच्छी समझ जो है वह हो जाती है कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर सिचुएशंस हैं, और इन वॉर सिचुएशंस को किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से इंटरनेशनल पीस को भी हमें करना है, तो टेरर काउंटर भी करना है, आतंकवाद के खिलाफ भी हमें कार्रवाई करनी है, तो हमें शांति को भी प्रमोट करना है, हम दोनों काम को एक साथ कैसे करें। तो यहाँ पर बच्चे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वह बन जाती है। कॉलेज के साथ साथ आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो होते हैं आपके सामने आते हैं और उन पर आपकी कोई राय नहीं होती, क्योंकि शायद आपकी समझ ही नहीं बन पाती उस टॉपिक को लेकर। आपको नहीं पता इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पहले का आपको बैकग्राउंड नहीं पता। बट अगर आपने एक बार स्टैटिक इसका पढ़ लिया तो आपके जो डायमेंशंस हैं वह ओपन होने लगते हैं, आपके ओपिनियंस डेवलप होने लगते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि देखिए अब ये 3 साल है, आपके पास 4 साल है, तो ये जो कॉलेज के 3 and 4 years हैं, ये आपको डेफिनेटली ये ऐसे समय है बच्चों जब आप अपने डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दे सकते हैं। जिनको ये लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि नहीं मेरे अंदर कोई ऐसी हॉबीज है जिनको भी शायद मैं ज्यादा डेवलप कर सकता हूँ बट मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, तो ये ऐसा समय होता है ना आपके कॉलेज का कि इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। वैसे भी देखो लिटरली ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं कि कॉलेज की पढ़ाई इतनी तो नहीं होती है कि आपको पूरे साल भर जो है वो 12 घंटे पढ़ना पड़े, आपके पास इनफ टाइम होता है। आप देखें तो असाइनमेंट के टाइम ही आप ज्यादा एक्टिव होते हैं, उसमें ही आपके जो एग्जाम से निकल जाते हैं, जो भी आपके सेमेस्टर है आप केवल उस समय भी पढ़ लेते हैं, 1 मंथ भी अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। तो वहां पर एग्जाम केवल निकालने के लिए आप पूरे साल बर्बाद ना करें, आप उसके साथ साथ अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बीए के साथ साथ कर सकते हैं और यूपीएससी के पूरे सिलेबस को भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जैसे कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाइए, है ना, कि आपके पास जो टोटल टाइम है मैं इसमें 4 आवर्स डेडिकेट कर सकता हूँ यूपीएससी के लिए। और यहाँ पर आप शुरू कीजिए किससे, एनसीईआरटी बुक से आप यहाँ पर शुरू कीजिए। कहते हैं उस बच्चे का कभी प्रीलिम्स नहीं रुक सकता जिसके बेसिक्स क्लियर हो, तो बेसिक्स क्लियर करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप एनसीईआरटीज जो है उसको पिक करें, वहां से चीजों को समझें। ठीक है, एटलीस्ट आप 2 बार इनको बहुत ट्वाइस जो है एटलीस्ट आप बहुत केयरफुली जो है वह रीड करें, इनको समझने की कोशिश करें कि किस कॉन्सेप्ट्स में क्या कहता है। मानसून है तो वह कैसे आता है, तो देश की जीडीपी की अगर हम बात करें वह कैसे डिक्लाइन करती है और कैसे अप होती है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करें एंड इसका यूज आपकी आगे की प्रिपरेशन में कैसे होगा आप इसको भी थोड़ा सा देखें। ठीक है, आप देखिए क्या कीजिए बच्चों, आप ना शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप इससे आपकी राइटिंग स्किल्स जो है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वह डेवलप होंगी और आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। कहते भी है कि आपने एक बार लिख लिया और 5 बार पढ़ लिया, दोनों चीजें जो है वो इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तब आपका अटेंशन ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि चलो मैंने पॉलिटी जो है वह सारी एनसीईआरटी 6 to 10 कर ली, 6 to 12 कर ली और अब मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, बस काम है केवल इनको रिवाइज करना और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली इसमें चीजों को एड ऑन करना है ना। तो आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो है वह अपने जरूर बनाए एंड इनको रिवाइज करते रहे। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मेरी तो मेमोरी खराब है, दरअसल उनकी मेमोरी जो है वह खराब नहीं होती बच्चे, बल्कि उनके जो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम होती है, उसको बढ़ाना होता है। देखो ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि हम आप रोबोट नहीं है, एक समय के बाद इंफॉर्मेशन आप भी भूलेंगे, एक समय के बाद इंफॉर्मेशन मैं भी भूलूंगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको रिवाइज करना होता है और जब आप चीजों को दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देन वो चीजें धीरे 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 करके फिर स्थाई की तरफ जाती हैं, है ना। आप लंबे समय तक अगर चीजों को याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए रिवीजन के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बना ले कि कुछ दिन जो है आप पढ़े ना, आप लास्ट 1 or 2 मंथ्स आपने क्या किया है एटलीस्ट उस चीज को एनालिसिस करें, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना ले, रिवीजन के भी आप शॉर्ट नोट्स बना ले, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड, कुछ कीवर्ड, कुछ चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट, जैसे आपको समझ में आता है ना। कुछ टिप्स आप बना सकते हैं, ट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिवाइज करें और हाँ फोकस करें आप करंट अफेयर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। स्पेशली अगर मैं साइंस टेक की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, है ना, बहुत सारे आईआर की बात करूं, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो ये सब बच्चों करंट अफेयर से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। तो आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ कि आप बिना कुछ सोचे समझे 4 या 6 मंथ कॉन्टिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ें। आप देखेंगे कि आपके यूपीएससी के बहुत सारा जो सिलेबस है वह कवर हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो करंट अफेयर की एक अच्छी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटीज जो है वो आपको फिनिश करनी है, ठीक है,
और एक एक करके फिनिश कीजिए। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो हम बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं कि यार अब तो मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो मुझे जनरल हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, तो मुझे सीसेट में मैथ्स भी लगानी है, जनरल मेंटल एबिलिटी भी है, और भी जाने कितनी सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं। बट सही तरीका तो ये होगा ना कि आप एक एक करके सबको पिक करें, और एक साथ तो पॉसिबल भी नहीं है कि यहाँ आपने ऑप्शनल खोल लिया, यहाँ करंट अफेयर रखा है, सामने पॉलिटी रखा है, यहाँ हिस्ट्री रखा है, गोद में आर्ट एंड कल्चर लेके बैठे हो। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ जो है वे 10 सब्जेक्ट्स एक साथ चलाएं कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली, पॉसिबल नहीं होता बच्चों। आपके पास इनफ टाइम है, एक दिन में सिलेबस आपको खत्म नहीं करना है, और ना ही इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि आप कर पाओगे। इतनी कैपेबिलिटी, इतना पोटेंशियल यूपीएससी आपको नहीं देता, क्योंकि उसका सिलेबस वैसे भी इतना ज्यादा होता है कि कहा जाता है कि अंडर द सन जो कुछ भी है वो सब यूपीएससी पूछता है। आप एथिकल पर्सन भी हो, आपको एथिक्स भी आती हो, तो आप एथिक्स की केस स्टडीज भी सॉल्व कर पाए, आपको हिस्ट्री भी आती हो तो आपको ये भी पता होगा कि मॉनसून क्यों है, मॉनसून के क्या रीजंस है, और अगर अभी जो बारिश दिल्ली में हो रही है या फिर बाकी देश में और जगहों पर हो रही है उसके क्या रीजंस है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये वॉर टेंशन है, इन सभी चीजों के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी आपसे सब कुछ जानना चाहती है, वो हिस्ट्री भी जानना चाहती है, तो पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी जानना चाहती है। तो यहाँ पर बच्चे आपको बहुत जरूरी है कि आप एक एक करके सारे जो सब्जेक्ट्स है वो खत्म करें, पहले एक उठाए उसको फिनिश करें फिर दूसरा उठा ले, ठीक है। ये एक सही तरीका है। जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करना चाहते हैं, लाइक द हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, आप उसको जो है वह कॉन्टिन्यूसली उसको पढ़ना आप स्टार्ट करें, तो करंट अफेयर का बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने एक एडिटोरियल पढ़ लिया ना, तो उस एक एडिटोरियल जिस भी टॉपिक के बारे में होगा, एक तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान ने पहलगाम पे अटैक किया और उसके बाद टेरर अटैक को लेके काफी सारे फैक्ट आ गए, उसमें सॉल्यूशंस आ गए, इंडिया और पाकिस्तान के टेंशंस आ गए, आपका एक पूरा जो टॉपिक है बच्चों वह क्लियर हो जाता है। तो करंट अफेयर में जब कोई टॉपिक होता है, और ये आपका आतंकवाद से रिलेटेड आप देखेंगे तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी में ये टॉपिक भी है, तो जब आपने एक एडिटोरियल पढ़ लिया तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की समझ हो गई, आपका वो सब्जेक्ट कवर हो गया है ना। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो आपके हर डायमेंशन और सारे सब्जेक्ट तो होते हैं करंट अफेयर में। आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप एक एनवायरनमेंट का भी है, एक पॉलिटी का भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, एक आईआर का भी है, तो एक सोशल जस्टिस का भी है, एक वुमेन जस्टिस का भी है। तो यहाँ पर क्या है कि करंट अफेयर में आप बहुत ही ज्यादा डायमेंशंस को कवर कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बीए के सब्जेक्ट्स के साथ अलाइन करें यूपीएससी के प्रिपरेशन को। जैसे कि आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप ये देखें कि ये जो फंडामेंटल राइट मैंने यहाँ पर पढ़ लिए, इस फंडामेंटल राइट की कितनी डेप्थ यूपीएससी पूछता है, मेंस में यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बहुत आपके एक क्लिक पर, बस क्लिक आपको सही करना है। आपको क्लिक वो जो है वो बहुत वाइजली चूज करना है कि आप किस चीज पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो आप गूगल पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और भी जो सोशल मीडिया साइट्स है, आप वहां पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएंगे यूपीएससी के पीवाईक्यूज, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के नेचर ऑफ द क्वेश्चन है। यूपीएससी में हमेशा मैं आपको दो बेस्ट फ्रेंड बताती हूँ जिनकी उंगली पकड़ के आपको चलना है, वन ऑफ सिलेबस एंड सेकंड वन इज नेचर ऑफ द जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए पीवाईक्यू। तो सिलेबस आपको बताएगा कि क्या आएगा, पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि कैसे आएगा, उसकी डेप्थ क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। तो ये दो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड आपके टेबल पर ये दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, ठीक है। तो अपनी बीए की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वह भी साथ साथ करते, पता है कि 3 साल बाद एग्जाम देना है ना, पता है ना, तो बस ठीक है भाई, प्रिपरेशन करो ना। सच बात है ये बच्चों कि जो सक्सेस है ना वो एक दिन में ओवरनाइट कोई जर्नी की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसका रिजल्ट है। अगर आप प्रिपरेशन करने में फेल रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आपने प्रिपरेशन ठीक कर ली तो इस बात की पूरी संभावना है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। हार्ड वर्क, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, फेलियर से डरना नहीं है कि एक बार यूपीएससी नहीं हुआ, 2 बार यूपीएससी नहीं हुआ। इस बार 2024 के कई टॉपर्स से हम मिले, और ऐसे टॉपर्स थे, इवन रैंक 1 की अगर मैं बात करूं, उनका 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ और 5वीं बार रैंक 1 आ गया। तो यहाँ पर कभी कभी हमें 1 या 2 एग्जाम जब हमारे नहीं होते तो हमें ये लगने लगता है कि क्या मैं यूपीएससी के लिए नहीं बनी हूं या यूपीएससी के लिए नहीं बना हूं। तो खुद पे शक नहीं करना है, अपने फेलियर्स को सीखो, अपना एनालिसिस करो कि कहां कमी थी। जैसे कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ,
तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं अपने टॉपर्स की बताती हूँ, जिन टॉपर्स से मिलना हुआ, जिनके साथ इंटरव्यूज हुए, जिनकी जर्नी हमने जानी, उन्होंने कहा कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे एक रीजन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरा तो सिलेबस ही क्लियर नहीं था, मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस ही कवर नहीं किया था, मैंने आधे टॉपिक छोड़ रखे थे, मैंने आधे सब्जेक्ट छोड़ रखे थे। फिर कैसे आप सोच सकते हो कि आपका जो कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, कैसे इसमें सिलेक्शन का सोच सकते हो? तो यहां पर बच्चे जितनी प्रिपरेशन करोगे, अपने फेलियर से सीखोगे, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ इवेल्युएट करो, अपनी कमियों को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उस हिसाब से यूपीएससी को हिट करो। ठीक है, आंसर राइटिंग करना सीखो धीरे धीरे से, है ना, पहले बिल्कुल शॉर्ट बेसिक्स आंसर राइटिंग जो है वह करना सीखे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों आंसर राइटिंग हम भी आपको कराएंगे, एक कोर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एडवांस लेवल के साथ साथ जो सेकंड जिसमें कि अग्रिम पड़ाव होता है, जीएस, सीसेट और आंसर राइटिंग इसमें इंक्लूड होगा। और मैं बात कर रही हूँ ये सेकंड ईयर किसका होगा, बैचलर ऑफ आर्ट प्लस आपका यूपीएससी प्रारंभ। यूपीएससी प्रारंभ 2028 कोर्स बच्चे 2+1 ईयर का है और इस 3 ईयर के प्रोग्राम में आप सभी को कंप्लीट यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वह कराई जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की, बैचलर ऑफ आर्ट बीए की डिग्री के साथ साथ। तो आपका पूरा जो इसमें हमने डिजाइन किया है कोर्स कि बीए के सब्जेक्ट्स के साथ साथ अलाइन करते हुए यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वह आपको कराई जाएगी, ताकि आपका डिग्री भी हो जाए, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए और उस प्रिपरेशन का यूज आप और उस टाइम का यूज आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में कर ले। 3 ईयर का प्रोग्राम होगा एंड इसकी फीस जो है बच्चे वह 67,000 है। और ये जो 3 साल है, आधारशिला जो कि आपका फर्स्ट ईयर होगा, आधारशिला में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्ड कराए जाएंगे, देन आपको जीएस एंड एनसीईआरटीज की जो रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस है यहाँ पर मिलेंगे। ईयर 2 अग्रिम पढ़ाव होगा जिसमें कि आपका लेवल एडवांस कराया जाएगा। तो ये पूरा जो इंटायर हमने ईयर्स बनाए हुए हैं, इन सभी का सिलेबस, इन सभी का जो पूरा हमने जो स्केड्यूल डिजाइन किया हुआ है वह बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया है कि कब आपको बेसिक पढ़ाना है, कब आपको एडवांस कराना है, कब आपको आंसर राइटिंग करानी है। तो सेकंड में हम आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे। ईयर थर्ड जो कि फाइनल अभ्यास होगा जिसमें सिलेबस कंप्लीशन, जो सिलेबस आपका है वह कंप्लीट कराया जाएगा एंड रिगरस आपको प्रैक्टिस कराई गई है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको याद रखना है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक तरीके से करते हैं तो शुरुआत में अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मुझे कोई कोर्स ज्वाइन नहीं भी कर रहा है, तो आप शुरू में अपना बेसिक्स कीजिए और जैसे आपका एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए फिर उसके बाद आजकल यूट्यूब पर और भी जगह पर कई ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें अवेलेबल है जहां से आप आगे की जो प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं ना। तो उसके बाद से बच्चे अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कोर्स से जुड़े तो हमारे पास बीए डिग्री साथ में हो जाएगी, उसके साथ ये जो फीस है वह आपकी है, मतलब आपके 3 ईयर का कंप्लीट ग्रेजुएशन है ना, एंड साथ साथ में यूपीएससी की कंप्लीट यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ठीक है, इसके साथ आपका जो है वह 67,000 है। चलिए, तो बच्चे अब देखिए रिवाइज करना है आपको वीकली। कहते हैं कि यूपीएससी में नए शस्त्र को चलाने से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो पुराने हथियार है उनको तेज किया जाए, क्योंकि यूपीएससी तलवार नहीं बल्कि तलवार की धार से निकाला जाता है। रिवीजन जो है वह इसमें सक्सेस की है। इतना सारा सिलेबस है कि अगर आप एक को पढ़ो और उसको भूल जाओ फिर दूसरे को पढ़ो, कई साल लग जाएंगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो रिविजन आपको बहुत साइंटिफिकली अपना डिजाइन करना है कि 15 दिन के बाद चाहे 2 दिन पढ़ो मत, लेकिन रिविजन कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पीयर ग्रुप आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कॉलेज में जब डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, भाई कोई किसी जगह का है, कोई किसी जगह का, अलग अलग उनके एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग लर्निंग्स होती है, अलग अलग उनकी लाइफ के फंडा होते हैं। आप बहुत सारी जो चीजें हैं वह उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली यूपीएससी इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप जो उसेन बोल्ट बन गए और कुछ सेकंड्स में ही आपने कंप्लीट कर ली। जब उसेन बोल्ट जब दौड़े थे और उन्होंने, आप देखिएगा उनके बारे में कहानी पढ़िएगा कि उनकी जो रफ्तार थी वो साइंस के भी आगे थी। साइंस जो कहता था कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण है, घर्षण है और भी कई चीजें, और मनुष्य जो है वह इससे तेज दौड़ ही नहीं सकता, तो वहां पर वो उस चीज को मिथ क्रिएट कर देते हैं कि नहीं, उनकी जो है वह चीते से तेज रफ्तार हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बच्चे स्प्रिंट नहीं लगाना
जाना है। रफ्तार और जोश तो चाहिए ही, लेकिन देखो कहते हैं यूपीएससी की जर्नी में चूंकि लंबी होती है तो कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लो फिर खरगोश की तरह सो जाओ। अगर यहाँ पर खरगोश और कछुआ दोनों यूपीएससी की प्रिपरेशन करे तो कछुआ ही इसमें जीतेगा, क्योंकि वह कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 सही डायरेक्शन में जाता है। और खरगोश क्या करता है, 2 बार खुद का कोने में जाके बैठ गया, पता चला सो गया, 8 दिन बाद उठा। तो यहाँ पर बच्चे कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि यूपीएससी के साथ प्रिपरेशन करनी है, डेफिनेटली कीजिए बच्चे। एंड अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन इज एवरीथिंग, विदाउट प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अलावा आपके कोई और डाउट्स हो यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर विद ग्रेजुएशन, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।